टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और 3 साल तक अपोजिशन की जमातें ये कोशिश करती रहीं कि लोगों को सड़कों पे लाएं, लेकिन उस तरह कामयाब नहीं हुई। जलसे किए, धरने दिए, रैलियां की, लेकिन यकीनन इस वक्त जो महंगाई जिस सतह पर है और उसके सबब एक बहुत मौसर हथियार अपोजिशन के पास आ गया है। कल उन्होंने एक बड़ा बहरहाल पिंडी में एक मौसर शो किया गया और वो जो एक पॉपुलरिटी थी उसे बचाने के लिए अब हुकूमत यानी ख़ास तौर पर पीटीआई के सरबराह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या करते हैं कि वो हाथ से निकली जा रही है। इधर गवर्नर स्टेट बैंक और हमारे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो हैं IMF के पास भी गए हैं। अब देखें क्या कोई छड़ी आ जाए ऐसी जादू की कि जिससे वो निकल सकें, मगर ऐसा लगता है कि आमतौर पर जो स्टेट बैंक के गवर्नर्स थे वो अपनी पॉलिसियों में बातें किया करते थे या गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन अब तो मैं देखता हूँ कि उनके स्टेटमेंट थोड़ी अवामी ज़बान में आने लगे हैं कि कहते हैं कि जनाब अगर GDP 4% है तो लोगों की आमदनी भी 4% बढ़ी है। फिर इस तरह IMF के हवाले से गुफ्तगू करते हुए और महंगाई के हवाले से हमारे गवर्नर स्टेट बैंक का ये फरमाना था कि ये महंगाई मसनूई है, यानी ये हकीकत नहीं कि चीनी, तेल, आटा सबकी कीमत बढ़ी। देखें गवर्नर साहब क्या फरमा रहे हैं, वो भी लंदन में बैठ के। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे $30 बिलियन की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। गवर्नर स्टेट बैंक का ये फरमाना अपनी जगह, ये जो एदाद शुमार कह रहे थे, लेकिन एक आम आदमी जब अपना जेब में पैसे रखकर बाज़ार में जाता है और घी लेता है और चीनी लेता है और आटा लेता है और मोटरसाइकिल वाला जब तेल लेता है तो उसकी समझ में ये हमारे सॉरी टू से गवर्नर स्टेट बैंक ये एदाद शुमार जो है उसको समझ में नहीं आते। अब यही देखिए ना कि हुकूमती मशीर जब नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस पर कितना गरजते चमकते थे, महंगाई हो या कोई मसला। अब हमारे गंडापुर साहब इस पर भी फरमा रहे हैं, फिर मैं शेख साहब को तो फिर भी संभल के बोलते हैं कि इसको आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। देखिए गंडापुर साहब किस तरीके से महंगाई के हवाले से अपना भाषण दे रहे थे। तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इनके लिए कर्जों की वजह से चीज ऊपर नीचे होती है, उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह कोई चीज महंगी हो भी रही है उससे फायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से ही है, और 10 करोड़ है इस मुल्क का। लेकिन इंशाल्लाह हमें तमाम महंगाई कमिंग जून तक इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल में कुछ 30 से गुफ्तगू में 6 बार तो उन्होंने कहा होगा कि फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। मुझे ये नहीं आया कि वो महंगाई से क्या फ़ायदा हो रहा है एक आम आदमी को। बहरहाल अब गंडापुर साहब हैं, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे पूछेंगे भी कि भाई ये क्या इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे साथ मुमताज़ माहिर मीशत डॉक्टर हफीज़ पाशा हैं। डॉक्टर पाशा मिनिस्टर फाइनेंस भी रहे मुशर्रफ दौर में और मईशत पर बड़ी गहरी नज़र है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं भी देख रहा था कि ये जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का में हमारे ख्याल में है और वो है महंगाई। लेकिन जब गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि ये महंगाई मसनूई है, तो क्या ये मसनूई है सब के जो
तेल 137 रुपए का हो गया, चीनी पता नहीं 95 रुपए की हो गई, घी, सब्जी, तेल, ये सब कुछ। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे गवर्नर साहब पिछले दिनों कुछ इजाजत दें तो कहूं कि अजीब से स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, पिछले 3 साल में तकरीबन हमारे जो अफरात-ए-ज़र में मिल मिलाकर जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 30% तक है। और आप ये देखिए, मैं आपको एक बस एग्जांपल दे देता हूं कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मजदूर हैं, हम कहते हैं कि हमारा सबसे तेज रफ्तार सेक्टर कंस्ट्रक्शन का है, मगर आप ये देखिए कि उनकी तनख्वाहों में पिछले साल 4.5% इजाफा हुआ, जबकि अफरात-ए-ज़र तकरीबन 9% रही है। तो जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा डिमांड हमें कहा जा रहा है, उस सेक्टर में भी मजदूर बेचारे उनकी रियल आमदनी में कमी आ रही है। दूसरे सेक्टर्स में यकीनन और ज्यादा कमी आ रही हो, और इसके बारे में कोई शुबा नहीं है कि लोगों की जिंदगी का जो पैमाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें नुमाया तौर पर कमी आई है पिछले 3 साल। फिर डॉक्टर साहब, सॉरी टू से, स्टेट बैंक का गवर्नर तो बहुत अहम होता है ना, और गालिबन अगर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जो इकोनॉमिक मैनेजर्स होते हैं उनमें शायद नंबर 2 होता है। फिर वो ये क्यों दावे कर रहे हैं कि महंगाई जो है मसनूई है? डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब पता नहीं वो कैसे कह रहे हैं आमदनी 4% बड़ी होगी, मगर आपका जो पॉपुलेशन है उसमें 7% इजाफा हुआ है। तो इस लिहाज से तो रियल टर्म्स में तो 3% कमी इसमें ही है। अब पता नहीं, उनको शायद वो भूल गए कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन में भी इजाफा होता है। जीडीपी में 4% इजाफा हुआ 3 साल में, मगर हमारे पॉपुलेशन में 7.2% के करीब हुआ। तो गिर गए आमदनी, रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भूल गए शायद। और इसी तरह अगर मैं डॉक्टर साहब ये कहूँ कि बहुत ही बहरहाल एक संजीदा, बुर्दबार और मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है उसमें चंद अहम और सीनियर और सीजनड, अगर मैं कहूँ, इकोनॉमिस्ट पे भी और मनसूबबंदी पे भी उनको बड़ा दरक है। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था अपने मोहतरम असद उमर साहब का, लेकिन उनका ये कहना है कि जो महंगाई है उसका सबब मुल्की हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ नहीं, बल्कि जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं या वहाँ उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ हो रहा है। डॉक्टर साहब दरअसल बात यह है कि पिछले साल 9%, उससे पिछले साल 10.7%, उससे पिछले साल 6% अफरात-ए-ज़र। पिछले साल का मैं एग्जांपल दूं आपको तो कमोडिटी की कीमतें तो जमीन तक गिर गई थी। हैरत होगी आपको कि तेल की कीमत $40 पे आ गई है, अब यकीनन $85 पे है। तो हमें ये समझा दें कि पिछले साल फिर कीमतों में क्यों इजाफा हुआ अगर ये इंपोर्टेड था। पिछले साल तो कीमतें गिर रही थी कोविड के बाद। तो लिहाजा बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं अंदरूनी जिनकी वजह से पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र की रफ्तार ज्यादा है। 2 मैं चीजें आपको बता दूं, एक तो ये कि आपका बजट का खसारा आसमान तक पहुंच रहा है, उसके नतीजे में आपको रुपए छापने पड़ रहे हैं बोरोइंग करके। आपका जो मनी सप्लाई में इजाफा है वो बहुत तेज रफ्तार हो गया। 18-19 में तो ये 19% तक पहुंच गया था। तो जब बहुत पैसा तेजी से जाएगा कम चीजों के पीछे तो अफरात-ए-ज़र तो होना ही है। तो अंदरूनी वजूहात हैं पिछले 2 साल के। यकीनन अब कुछ हद तक हम ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि आज जो रफ्तार है अफरात-ए-ज़र में, उसकी बड़ी वजह बाहर के कमोडिटी के प्राइसेस में इजाफा है, मगर 2 साल पहले नहीं था ये।
तो फिर डॉक्टर साहब, अगर ये सब मसाइल अंदरून हैं, यानी डोमेस्टिकली हमें हल करने चाहिए, जिनकी तरफ आपने बड़ा इशारा भी किया, तो हम तो IMF के पास जा रहे हैं। यानी यकीनन हम मुशर्रफ दौर में IMF से एक हद तक निकलने में कामयाब हो गए थे, और ये कह रहे हैं गवर्नर साहब भी और तरीन साहब भी, वो तो वहीं रह गए कि एक खुशखबरी मिलेगी। तो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, ये तो एक लिहाज से कौमों में के लिए और मुल्कों के लिए एक तोक होते हैं, यानी जितना पैसा देते नहीं है उससे ज़्यादा लेते हैं। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं तो एक ऐसे स्टूडेंट हूँ। तो ये जो खुशखबरी की बात कर रहे हैं, और वो भी शायद गालिबन $6 बिलियन की होगी डॉक्टर साहब, और फिर उनकी शराइत आप देख लीजिए, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे मैंने कहा। जी, दरअसल इस मर्तबा IMF ने हमें अपने जाल में सख्त फंसा के रखा। हमारे दबंग फाइनेंस मिनिस्टर जब वो आए और अपने ओहदा संभाला, तो उस वक्त वो कहते रहे कि हम बिजली की निर्ख नहीं बढ़ाएंगे, हम टैक्सेस में इजाफा नहीं करेंगे, हम रिलीफ बेतहाशा प्रोवाइड करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। हुआ ये कि जब पहुंचे हैं तो वहां तो भग पढ़ाया गया लगता है, और ये कहा गया है कि आपको अपना तिजारती खसारा नुमाया तौर पर कमी करना है, आपको बजट का खसारा नुमाया तौर पर कम करना है। खसारा सिर्फ इतना हो कि जो आप सूद पे कर्जों पे वापस कर रहे हैं वही खसारा होना चाहिए, बाकी सब खर्चे आपके रेवेन्यू से कवर होने चाहिए। सही। ऐसी पोजीशन पिछले 4 साल से बिल्कुल नहीं रही है पाकिस्तान में। तो अब आप आइए देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने तो हाई स्पीड डीजल में हुकूमत ने बड़े मुनासिब पॉलिसी फॉलो की और सेल्स टैक्स को 11% के लगभग ले आए 17% से, और पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपए तक पहुंच गया था उसको तकरीबन 5-6 रुपए पे लेकर आ गए, और उन्होंने अवाम को इस परेशानी से कुछ हद तक कम एक्सपोज किया। मगर IMF अब कह रहा है, सुना है कि भाई 17% पे वापस जाओ और पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए फिर से लगाओ। अब मैं जरूरत नहीं है मेरी कि मैं आपको बताऊं कि कीमत क्या हो सकती है अगर ये मान के आ जाएंगे। लग ये रहा है कि ये हर चीज मानने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए एग्रीमेंट होगा, उसके असरात बाद में देखने वाले होंगे, वो बहुत सख्त होंगे पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि हुकूमत से बाहर बैठकर क्रिटिसिज्म करना, तनकीद करना, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। आप भी खुद जब गवर्नमेंट में रहे हैं उसको भी बेशुमार अपोजिशन, तो खैर फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत सारी पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। अभी भी हम, अगर मैं आपसे बस एहतराम ये कहूँ कि आपका ये तमाम गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं दादुशुमार के हवाले से बजा, लेकिन आप कुछ सजेशन भी देंगे? वैसे तो चाहिए कि हुकूमत को और इमरान खान साहब को कि आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों का मशवरा लें, लेकिन चलें हमारे ही ज़रिए अगर आप कुछ तजवीज़ भी देंगे कि इस महंगाई पर काबू पाया जा सके, आम जिंदगी लोगों की बेहतर हो, खुशहाली आए। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह, आपकी इजाजत हो, हमारी जिंदगी गुजरी है पाकिस्तान की रिसर्च में, और वक्ती तौर पर हुकूमत में भी संभाला, 3 मरतबा IMF से नेगोशिएशन भी की है मेरे जैसे एक मामूली प्रोफेसर ने। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस का निजाम बहुत ज्यादा फैला दिया है आपने। अच्छा, 80% आपकी रेवेन्यू अगर आप हर चीज मिला लें जो इनडायरेक्ट विदहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह हैं, सिर्फ 20% आप डायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट करते हैं। अमीर तबका जिसे हम एलीट कहते हैं पाकिस्तान की, माशाल्लाह जिस तरह के मराद और कंसेशन और एग्जेम्पशन उन्हें दिए गए हैं शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं दिए गए होंगे। हमारा एक अंदाजा है कि ये जो एग्जेम्पशन और कंसेशन दिए गए हैं अमीर तबके को पाकिस्तान के, वो कम से कम 1500 अरब हैं। 1500 अरब अगर आप वापस लेते हैं, इस वक्त हमें जरूरत है डायरेक्ट टैक्सेस की, प्रोग्रेसिव रेवेन्यूज की, तो आपके साथ एक मैं 2 प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूं कि बताऊं किस किस तरीके से हो सकता है। अलबत्ता इस मरतबा टाइम नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये करना है
कि इंपोर्ट्स में आप ऐसी पॉलिसीज लाए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ आगाज किया है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में कुछ इजाफा किया है और कुछ नॉन पर उन्होंने ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, मगर ये गाड़ियों पे पता नहीं क्यों बजट में ड्यूटियां कम कर दी गई, बाकी चीजों में बढ़ाई गई। जो अमीर तबके के खाने पीने की चीजें हैं, इस्तेमाल की चीजें हैं, उस पर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। अभी तक जो टैक्स लगाया है वो बहुत छोटा है कवरेज उसका। तीसरी तरफ खर्चों में कमी, ऑपरेटिंग कॉस्ट 850 अरब पाकिस्तान के हो गए हैं, पेंशन 1 खरब हो गया है, आपके सब्सिडीज 800 अरब तक चले गए हैं, आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस तकरीबन 900 अरब तक चले गए। भाई मैं और क्या बताऊं आपको, खुदा के लिए टाइटन करें जो खर्चे डे टू डे खर्चे हैं, गुंजाइश नहीं है। अब यह हाल हो गया है कि 1 साल ऐसा भी गुजरा है जिसमें सूद वापस के बाद रेवेन्यूज बचे नहीं, और सारा डिफेंस का बजट और खर्चा हमने कर्जों से पूरा किया है। क्या ये हाल होना चाहिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी का? खुदा के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाएं। मैं आप चाहें तो 40 आइटम पेश कर सकता हूं, मगर इस वक्त नहीं है, लिहाजा मुझे इस वक्त रुकना पड़ेगा। डॉक्टर हफीज पातशाह, जो मैं माज़रत के साथ कहूँगा, हुकूमत को मईशत की जो भयानक तस्वीर दिखा रहे थे, पता नहीं हुकूमत के मीडिया मैनेजर या जो मॉनिटर करते हैं वो इसको फॉलो करेंगे नहीं। डॉक्टर साहब का कहना है कि जी 800 अरब की सब्सिडी हम दे रहे हैं, और उनका कहना है कि 1 खरब जो है पेंशन की मद में दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि महंगाई जनाब तारीखी तौर पर बढ़ी है 9.5% और फिर 4.5%। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू और भी जारी रखती है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला, बड़ा आपका शुक्रिया। और यकीनन डॉक्टर हफीज़ पातशाह जिस दर्दमंदी से, खुलूस से ये सब कुछ बता रहे थे, महंगाई की सूरत हाल और उसमें हुकूमत की पॉलिसियाँ, उस पर उन्हें गौर भी करना चाहिए। ज़रा सियासी बात पर चलते हैं। सूरत हाल दिलचस्प है कि एक तरफ तो नून लीग ने अपने तोपों का रुख हुकूमत की तरफ किया है, इस तरह पीपल्स पार्टी ने, लेकिन एक दूसरे से भी दस्तो गरेबां हैं। हमारे साथ होंगे कमरुज़्ज़मान कायरा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वेल्वी आपको खुश आमदीद कहता है। और गालिबन सरप्राइज़ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वेल प्लान्ड ही होता है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है आज काबुल पहुँचे, और कोई 12 घंटे 8-10 घंटे उनका क़याम रहा। और उससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात ये थी कि DGISI फैज़ हमीद, जो समहाउ एक मुतनाज़ा बना दिए गए थे या बन गए थे, वो उनके हमरा थे। DGISI का जो दौरा पिछला भी था, अकेले जो उन्होंने किया था काबुल का, उसने भी बड़ा ख़बर बनाई थी। और अगर फॉरेन मिनिस्टर के साथ गए हैं तो फिर ये सवाल एक बार फिर उठेगा कि कहीं चेंज तो नहीं आ रही उन फैसलों में जो पास में किए थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ गए, और साथ में उनके एडवाइज़र भी थे, लेकिन नादरा के चीफ भी उनके साथ थे, और कुछ और भी अहम ओहदों पर। और इसको कहा जा सकता है कि मुलाकात सिर्फ खारजा सतह पर नहीं थी, बल्कि वसी तर इसमें दोनों के इंटरेस्ट थे। और अभी आपने सुना होगा कि फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि बड़ी मुफीद मीटिंग उनके साथ रही। हमारे साथ जो जनरल अमजद शेख साहब हैं, दिफाई तजज़्बाकार। जनरल साहब, मैं सरप्राइज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर के साथ DGISI का जाना, यानी फैज़ हमीद साहब का, वो ज़रा सा लग रहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि उनके बारे में तयन नहीं हो सका है कि वो कोर कमांडर पेशावर होंगे, DGISI होंगे, क्योंकि DGISI को का अभी तक बाज़ाब्ता समरी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं आई है। आप किस तरह देखते हैं जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, हम उन पे इनको इनकरेज करते रहते हैं, बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे पिछले चंद दिनों में कुछ मामला ऐसे हुए
जिन पे तालिबान को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत थी। मतलब PIA की फ्लाइट्स बंद हुई, उस पर उन्होंने काफी बात समझने के बजाय उन्होंने एतराज वगैरह किया कि जी बजाय इसके कि फ्लाइट चलती है आपने बंद करा दी, किराए बढ़ा दिए। दूसरी तरफ ये है कि कुछ मसले हुए हैं क्रॉसिंग पॉइंट्स पे, वो क्रॉसिंग पॉइंट भी कल से बंद किए हुए हैं पाकिस्तान ने। तो उधर से पहले इन्होंने बंद किए, फिर पाकिस्तान ने बंद कर दिए, उन्होंने खोले, लेकिन हमारी तरफ से भी बंद है। तो वहां पे बॉर्डर मैनेजमेंट का और क्रॉसिंग पॉइंट्स के ऊपर मैनेजमेंट का अभी गालबन उधर पूरा तजर्बा नहीं है उनको, जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। और इसी तरह आप देखिए कि बाद उनके लीडर्स एक दो हैं जिन्होंने के काबिल एतराज बयानात भी दिए हैं। तो ये जब आपका ताल्लुक और आना जाना वास्ता इतना गहरा हो और आपकी सपोर्ट भी उनको इतनी जरूरत हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान उनको बड़ी मदद कर रहा है, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होनी नहीं चाहिए। गलतफहमियां पैदा होने से ताल्लुक खराब होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इश्यूज हैं छोटे छोटे जो शाह महमूद कुरैशी और DIS वगैरह रिजॉल्व करके आएंगे, और एक आप कह लीजिए गलतफहमियां दूर होंगी तो एक अंडरस्टैंडिंग की फिजा होगी जिसमें काम कर सकेंगे दोनों मुल्क करके। लेकिन जनरल साहब सॉरी टू से मैं उस पर आऊँगा जो DGISI के हवाले से, लेकिन हम क्यों तालिबान के बारे में इतने अपॉलजिस्टिक हैं जब तक यानी, और सारी दुनिया में उनका केस लड़ रहे हैं। आज भी गए और ख़ुद आप देखिए कि वो तो अब न सोच तक नहीं तैयार हैं, चलें लिबास तो छोड़े, उनका रवायती तौर पे चाहे ख़वातीन का इशू जो बहुत हाईलाइट वो भी, बल्कि अभी मैं देख रहा था कि उनके जो एक हक्कानी मिनिस्टर हैं उन्होंने तो उन खुदकश हमला आवरों को, धमाका उड़ाने वालों को जिसमें हज़ारों पाकिस्तानी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे गए, उनको एजाज़ दे रहे थे। पता नहीं 15,000 अफगानी प्लॉट, कपड़े, यानी ये तकरीब की ज़रूरत थी प्रोवोक करने की उन लोगों को जिन्होंने हमारे और ईंट से ईंट बजा दी खुद पाकिस्तान की, जो इतना उनके पर बोझ उठाता रहा। जनरल साहब तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि ना तो वो इंटरनली अभी तक सेटल्ड है। हम चाहते हैं कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, उनके लिए कहीं किसी भी वक्त कहीं से बगावत हो सकती है। भारत और अमेरिका जो 20 साल वहां पे रहे हैं उनकी प्रॉक्सी मौजूद है। पंजशीर के मामला, जब पंजशीर का किस्सा हुआ तो भारत ने बड़ी सपोर्ट की नॉर्दर्न अलायंस की, और उनको बड़ा दुख हुआ, इस चीज का बड़ा सेटबैक हुआ कि तालिबान का कब्जा हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे कुछ ऐसे मराकज कायम रहें जहां से तालिबान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो अभी तक तालिबान का कंट्रोल नहीं है पूरी तरह, ये वक्त लगेगा। फिर उनके अपने जो धड़े हैं उसमें भी एक वो लिबरल है थोड़ा सा, जो कि मज़ाकरात करते रहे वहां पे दोहा में बैठ के, एक वो है जो पीछे लड़ाई लड़ रहे थे और वो मेरा ख्याल हार्डलाइनर्स हैं, इनके आपस में भी इश्यूज हैं। तो ये हमें उनको थोड़ा सा मार्जिन देना होगा इस वक्त का, जबकि वो खुद अभी तक पूरी तरह हावी नहीं हुए अपने निज़ाम के ऊपर, और फिर तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है। जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं वो काम नहीं कर रहे क्योंकि तनख्वाह मिल नहीं रही। तो इश्यूज बड़े हैं। फिर एक और इशू जो उनके आ रहा है वो ये है कि इन्होंने बिजली ये खुद नहीं पैदा करते, ईरान से आती है, ताजिकिस्तान से आती है, उज़्बेकिस्तान से आती है। उनके इन्होंने काफी अरसे से पैसे कोई नहीं दिए, बिजली की पेमेंट नहीं की, वो इनको धमकियां दे रहे हैं कि बिजली बंद कर देंगे। तो अगर अफगानिस्तान सारा अंधेरे में चला जाए, बिजली बंद हो जाए, तो वो भी इनके लिए मुश्किलात होंगी। तो मसले मसाइल बड़े हैं। अभी वो ये कह रहे थे कि आपने गेट बंद किए हैं जिसकी वजह से हमारे फलों के ट्रक जो हैं वो फल गल सड़ रहे हैं, वो जा नहीं रहे दूसरी तरफ। तो ये इस तरह की मुश्किलात दोनों तरफ हैं। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी जब तक कि तालिबान पूरी तरह हावी नहीं हो जाते, उनकी रिट पूरे मुल्क पे नहीं हो जाती, तो ये मुश्किलात हमें आएंगी। लेकिन ये है कि बड़ी मेहनत और बड़े देर के बाद, 20 साल की कोशिश के बाद जाके आप पे सूरत हाल ऐसी है कि जंग बंद हुई है। लिहाजा हमें इसको प्रमोट करना है, हमें अफगानिस्तान के अमन को, उनकी स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, ताकि पाकिस्तान की तरफ इसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए। तो मेरा ख्याल है जो ज़मानी किसी के कोई बयानात हैं या चीजें, उनको हो सकता है कि हमें इस वक्त इग्नोर करना पड़े। आपको याद होगा कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट तो हर रोज हमें कोई ना कोई धमकी, कोई ना कोई वो फजूलियात करते थे, हम जाके उनसे बातचीत करके मामला तय करके आते थे।
वो अमरुल्लाह साले और हमदुल्ला मुहिब और अशरफ गनी वो रोजाना कोई ना कोई बकवास कर देते। ठीक है जनरल साहब, शुक्रिया जनरल अमजद शुएब साहब। काबुल का दौरा यकीनन हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा अहम है, लेकिन एक और डेवलपमेंट बहरहाल अपोजिशन जहाँ सड़कों पर लाई है, वहीं उसके साथ ही एक दूसरे से दस्तो गरेबां भी हुए हैं। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब पर ने बड़ा जवाब दिया, हमारे राना साहब ने उन पर ज़रा छींटा, पीपल्स पार्टी पे उड़ाया था। तो ज़रा सा गुफ्तगू करेंगे इस मरहले पर भी कि जबकि अपोजिशन सड़कों पर महंगाई के हवाले से ला रही है, खुद एक दूसरे से भी तो दस्तक गर्मा नज़र आ रही है। तो गुफ्तगू करेंगे कायरा साहब से, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और एक तरफ तो अपोजिशन ये चाहती है कि मुत्तहद होकर हमारे खान साहब की गवर्नमेंट को महंगाई के हवाले से गिरा दे, लेकिन वो जो कहते हैं कि एक बार जो दोनों के अंदर एक बोक्स और तासुब या जो इख्तलाफ बल्कि महाजराई का जो जहन में है वो निकल नहीं पाते। मसलन अब मैं देख रहा था कि कल सारा दिन बहस चलती रही। राना साहब आए, सनाउल्लाह साहब, और उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके सबब पंजाब में भी बल्कि इस्लामाबाद में भी हुकूमत उनकी तरफ है। हमारे साथ मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, बड़े सीजन लीडर। जी कायरा साहब, हम क्या कहें? आप कहते हैं कि जी अपोजिशन को मीडिया शायद लड़ाता है बढ़ाता है, वो तो राना साहब ने कह दिया पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है बुज़दार हुकूमत को बरकरार रखने में, और इस्लामाबाद में भी साथ। कायरा साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने उनका कोई चैलेंज कबूल नहीं किया। मैंने राना साहब की उस तजवीज को बड़ा साहिब तजवीज समझते हुए उसको रिस्पॉन्ड किया है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीकाकार है और हम मिलके बड़ी आसानी पंजाब में करते हैं। मैं भी राना साहब से रब्ता करूंगा और उनको भी चाहिए कि उनकी क़यादत मेरी जमात की क़यादत से बात करे। बहरहाल पंजाब की बड़ी जमात तो वो है, हम उनके साथ मिलेंगे तो ये 15-16 वोट क्या, इससे कई गुना ज्यादा वोट आ जाएंगे। लोग तो खुद तंग हैं इस वक्त तो पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो हुकूमत का साथ रखने से गुरेजा हैं। इत्तेहादियों का भी हाल ऐसा ही है। तो ये एक अच्छी तजवीज है, हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे। दूसरी गुजारिश ये है कि हम चूंकि मुखालफ जमाते हैं, हमने अलग अलग क़यादतें हैं, अलग अलग मंशूर हैं, हम हुकूमत के गलत हथकंडों, गलत रवैयों, गैर आइनी कामों के खिलाफ इकट्ठे हुए। वो भी अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे दोस्तों की नादानियों से वो दूरियां हो गई, लेकिन कल भी हमने इलेक्शन आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने हैं। तो ये इलेक्शन मिलके तो नहीं लड़ रहे होते, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाए। हाँ, हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ इशूज पे इकट्ठा होने से ही हुकूमत के ऊपर प्रेशर होता है और हुकूमत को राह रास्त पे लाया जा सकता है या उससे जान छुड़ाई जा सकती है। दोनों सूरतों में अपोजिशन का इकट्ठा होना बहुत। अब देखें ना कायरा साहब, आप खुद ये फरमा रहे हैं कि अभी आमतौर पे तो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ती है ना, ताकि वोट न डिवाइड हो। आपने कहा इलेक्शन लड़ना, तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, बल्कि लेकिन आम सा लफ्ज़ है कि बगलों में छुरी रख के तो कंधे से कंधे नहीं मिलता ना, गले नहीं मिला जाता ना कायरा साहब। और पास में भी ऐसा हुआ है, हमने देखा है कायरा साहब। देखिए, बहरहाल हमारे माजी में तलखियां हैं, लेकिन मैं उन तलखियों को याद करके आज के माहौल को तल्ख नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत है। आज पाकिस्तान के लोग बहुत तकलीफ में हैं, बड़ी तंगी में हैं, और वो इस वक्त अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं कि अपोजिशन उनको रहनुमाई फराहम करे। यकीनन अपोजिशन कर भी रही है, असेंबलियों में भी, मीडिया में भी, लोगों के राय आमा हम बात करने के लिए भी अवामी राब्ता शुरू हुआ है। लेकिन बरेली साहब, आपने पाकिस्तान की बड़ी तहरीकें देखी हैं, आपने रिपोर्ट की हैं। जो तहरीक, जो मूवमेंट अवाम के पेट से जुड़ जाती है वो फिर फेल नहीं हुआ करती। हाँ, अगर कोई उसको लीड फराहम नहीं करेगा तो वो तारीख में पीछे रह जाएगा। लोगों ने तो अपने रास्ते तय करने हैं और अब लोग इस गवर्नमेंट से शदीद तंग हैं। अगर अपोजिशन की जमातें उस पर पूरी नहीं उतरेंगी तो उनका नुकसान हो जाएगा। मैं एक क्विक आपसे सवाल कर लूँ स्पेसिफिक। मेरे एक तालिब
तालिब इल्म की हैसियत से सियासत के और ख़ासतौर जो फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता कि कायरा साहब को इत्तेहाद हो, यानी पीडीएम में दोबारा आपकी वापसी या पीडीएम में आपकी कबूलियत, मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आता। सॉरी टू से, आप जैसे जहादीदा सियासतदान से ये मैं बात कह रहा हूँ कायरा साहब। दिल्ली साहब, हम पीडीएम से निकले नहीं थे। पीडीएम से हमारे साथ एक नामुनासिब रोल जो अख्तियार किया गया था उससे बेतजादन अलग हुए थे और एएनपी भी अलग हुई थी। हमने कहा था कि जिस तरह शख्सी एहतराम किसी भी जगह पे हर शख्स का एहतराम होना जरूरी है, इसलिए इसी तरह जिस तरह जमातें इकट्ठी होंगी जगह, तो उन जमातों को भी एक दूसरे के एहतराम को मलूज़े खातर रखना होगा और इंटरेस्ट को भी देखना होगा। ये भी नहीं हो सकता कि आप एक जमात से हो, मैं दूसरी जमात से हूँ, मैं आपके टोटल इंटरेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखना चाहूँ और आपको बिल्कुल कोई आपका मफाद का ख्याल ना रखूँ, तो इस तरह भी नहीं होता। लिहाजा हमने तो कहा पीपल्स पार्टी कभी पहलू तय नहीं करती। हम आज भी हाजिर हैं, लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी ऑलरेडी अपनी एक तजवीज दे चुकी कि जो नोटिस दिया गया वो विड्रॉ किया जाए। अगर पीडीएम को बहाल कर रहा है कि तब तो वो खत्म हो गई और उसको माजरत करके जो एएनसी को राजी किया जाए, तो हम बाकी जमातों से आगे लग के हमेशा तहरीकों में आगे लग के होते हैं, कभी किसी के पीछे लग के छुप के शुक्रिया कायरा साहब। और मुझे अब कैमरे के पीछे से कह रहा है कि मेरे पास इतना ही वक्त है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, तो मुजाहिद बेली को GTV से इजाज़त दीजिए।